हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो आज की क्लास में बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज़ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, ठीक है। तो इसमें हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था वेव नेचर के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं जनरली डुअल कैरेक्टर शो करते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं इनके पास डुअल कैरेक्टर होता है। एक जो कैरेक्टर होता है दैट इज़ वेव कैरेक्टर और दूसरा होता है पार्टिकल कैरेक्टर या पार्टिकल नेचर। तो वेव कैरेक्टर या वेव नेचर की बात हमने की थी। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उनका क्या होता है, उनके पास पार्टिकल नेचर भी होता है। तो वेव नेचर की बात हमने की थी, जिसमें वेव नेचर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात की थी और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की बात की थी, ठीक है। किस तरीके से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो वेव के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ ये जानना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो वेव थ्योरी थी उनकी क्या क्या लिमिटेशंस थे। लेकिन इस लिमिटेशंस को बताने से पहले बच्चों मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं कि जो वेव थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, ठीक है, वेव नेचर जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का या वेव थ्योरी से हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चला, ठीक है, बाय द एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हमें, मतलब वेव थ्योरी हमें बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताई। तो वेव थ्योरी जैसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया, ठीक है। इंटरफेरेंस के बारे में बताया। मतलब जो वेव थ्योरी थी उससे हमें इंटरफेरेंस के बारे में पता चला। मतलब बहुत ही सक्सेसफुली वेव थ्योरी जो थी डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और रिफ्लेक्शन या फिर डिस्पर्शन ऑफ लाइट को बहुत इजीली एक्सप्लेन किया। मतलब वेव थ्योरी से हमें जो लाइट का डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, डिफ्रैक्शन हो गया आपका, इंटरफेरेंस हो गया लाइट का, ठीक है, इन सारी चीज़ों का पता चला, ठीक है। और डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो फिनोमेना है, फिनोमेना रिफ्लेक्शन हो गया या डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो गया, इन सारी चीज़ों का हमें पता चला, ठीक है। तो वेव थ्योरी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था, बहुत सारी चीज़ों को बताया था, ठीक है। तो आज की क्लास में अब हम बात करते हैं कि वेव थ्योरी जो थी या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था, तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो वेव नेचर था वो किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्या क्या उनके लिमिटेशंस थे, आज हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लो लिमिटेशंस की हम बात करते हैं। तो जो सबसे पहला लिमिटेशन था, मतलब वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो थी वेव थ्योरी या वेव नेचर जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, वो इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द फिनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है, वेव थ्योरी। तो इसको हम अभी नेक्स्ट कुछ टाइम में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरीके से पहला ये था आपका लिमिटेशन, ठीक है। द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन, मतलब फ्रॉम हॉट बॉडीज़, किसी भी हॉट बॉडीज़ से किस तरीके से रेडिएशंस इमिट होते हैं उनके बारे में ये वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो वेव नेचर था वो इस चीज़ को नहीं बता पाई थी। मतलब द फिनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी। नेक्स्ट जो था दैट इज़ इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी नहीं बता पाई थी कि किस तरीके से जब भी कोई किसी मेटल सरफेस पे जब रेडिएशन स्ट्राइक करता है तो वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। इस चीज़ को भी, इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। तो इस इफेक्ट को भी नहीं बता पाई थी वेव थ्योरी। नेक्स्ट जो था है दैट इज़ वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स।
वेरिएशन जो होता है हीट कैपेसिटी का, ठीक है, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, किसी भी सॉलिड्स का जो वेरिएशन होता है हीट कैपेसिटी का, उस चीज़ को भी नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी वेव थ्योरी। और नेक्स्ट था लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। मतलब जो वेव थ्योरी थी ये लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स के लाइन स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। जनरली हाइड्रोजन जो कि एक बहुत छोटा एटम है, बहुत ही छोटा एटम है, उस छोटे एटम हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी वेव थ्योरी। इसी वजह से दूसरा जो नेचर था दैट इज़ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसमें हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम बाद में एटॉमिक स्पेक्ट्रा में लाइन स्पेक्ट्रा वगैरह इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो वेव नेचर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, वो कुछ चीज़ों को तो एक्सप्लेन कर लिया, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो गया, ठीक है, और आपका इंटरफेरेंस हो गया या फिर डिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है, इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है, या फिर आप सोच रहे होंगे डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो आप समझ लो कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। जो डिफ्रैक्शन होता है जनरली, ठीक है, डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे कोई भी वेव है, ठीक है, कोई भी वेव है अगर जब ऑब्जेक्ट से टकराता है, जैसे कोई भी वेव है जब वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वो बेंट हो जाता है। क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट से जब वेव टकराता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट से वेव्स टकराता है, ठीक है, तो वो बेंट कर जाती है, ठीक है, जो वेव्स होती है वो बेंट कर जाती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, ठीक है। जब वेव्स लाइट के फॉर्म में, जो लाइट होता है वो जब वेव की फॉर्म में किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो बेंट कर जाती है, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे देख लो कि जब कोई भी बैरियर होता है और बैरियर से टकराता है, जब ये वेव्स जब जाते हैं तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, बेंट हो जाते हैं, क्या होते हैं, बेंट हो जाते हैं। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज डिफ्रैक्शन। इस फिनोमिना को डिफ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरा एक फिनोमिना है दैट इज़ इंटरफेरेंस। तो देखो बच्चों, इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस में आप सिंपली इसको आप समझ लो, ये दोनों टॉपिक्स आप फिजिक्स में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, फिजिक्स में। तो आज यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्सेप्ट आपको मैं दे रहा हूँ। इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस में जैसे मान लो व्हेन टू रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, जब दो रेडिएशन, मान लो दो रेडिएशंस डिफरेंट वेवलेंथ्स की है, मतलब ऐसे दो रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ डिफरेंट है, जब दो डिफरेंट वेवलेंथ्स मतलब दो ऐसे रेडिएशंस, व्हेन टू रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक है, दोनों रेडिएशंस के वेवलेंथ डिफरेंट है, और जब वो दोनों एक साथ मिक्सअप हो जाते हैं, जब दोनों एक साथ मिक्स हो जाते हैं, तो इस फिनोमिना को इंटरफेरेंस कहा जाता है। जैसे आप सिंपली इस तरीके से समझ लो कि दो रेडिएशन हैं जो डिफरेंट वेवलेंथ के हैं और इस तरीके से वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेडिएशन है जो कि इस तरीके से मूव कर रहा है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, आप देख रहे हो क्या हो रहे हैं, मिक्स हो जा रहे हैं। तो दिस प्रोसेस, जहाँ पे ये दोनों मिक्स हो रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, ठीक है। मतलब सिंपली चीज़ है, जब व्हेन टू रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स मिक्स टू ईच अदर, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी हम बात करते हैं। तो ये लिमिटेशंस था, इसको आप नोट कर लेंगे बच्चों। अब हम बात करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। तो सबसे पहले आप जान लो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। तो सबसे पहले पार्टिकल नेचर होता है। एक्चुअली सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे प्लैंक, उन्होंने सबसे पहले क्वांटम थ्योरी बताया। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी उन्होंने क्या बताया कि एक्चुअली जो वेव होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उनमें पार्टिकल नेचर होता है। क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है,
ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पास वेव नेचर होता है, लेकिन साथ में इनके पास पार्टिकल नेचर भी होता है। तो पार्टिकल नेचर के बेसिस पे हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले प्लैंक ने अपनी एक थ्योरी प्रपोज की थी, जिन्हें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस कहा जाता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पास पार्टिकल नेचर होता है। मतलब प्लैंक ने ये कहा कि जो भी कॉन्टीन्यूअसली नहीं बल्कि डिसकॉन्टीन्यूअसली, जैसे वेव थ्योरी में क्या बताया गया था कि जो भी रेडिएशंस होते हैं वो कॉन्टीन्यूअसली किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ते हैं और वो एक वेव के फॉर्म में दिखाई देते हैं। लेकिन इसमें पार्टिकल नेचर में ये बताया गया, प्लैंक ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो डिसकॉन्टीन्यूअसली किसी ऑब्जेक्ट में पैकेट के रूप में आते हैं। ठीक है। पैकेट्स के फॉर्म में आते हैं जिन्हें क्वांटा कहा गया। जिन्हें क्या कहा, प्लैंक ने क्वांटा कहा। ठीक है। क्वांटा वर्ड यूज किया था। ठीक है। तो रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब। देखो कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी परफेक्ट बॉडी है, आइडियल बॉडी है, वो क्या कर सकती है, हीट को एब्जॉर्ब करेगी। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, हीट को एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्बर हो सकता है। या दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि उस आइडियल बॉडी से क्या हो, रेडिएशंस इमिट हो या इमिशन हो सकता है। मतलब पहला प्रोसेस क्या हो सकता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर वो इमिट कर सकता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इमिशन। या फिर कभी कभी क्या होता है, कुछ आइडियल बॉडी का जो हीट एनर्जी या रेडिएशंस जो एब्जॉर्ब करता है वो किसी दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। दूसरी बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ट्रांसमिट होता है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में रेडिएशंस क्या होते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं। ये थर्ड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है कि कोई भी आइडियल बॉडी हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है या फिर वही आइडियल बॉडी हीट को, रेडिएशंस को इमिट कर सकती है, या फिर जो बॉडी होती है, जो रेडिएशंस होता है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसमिट हो सकती है। दैट इज़ थर्ड कंडीशन। तो देखो बच्चों, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जो प्लैंक्स हैं उन्होंने जो क्वांटम थ्योरी दिया था रेडिएशन का, उन्होंने क्या बताया कि रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड नॉट कॉन्टिन्यूसली। मतलब इन्होंने ये कहा कि जो रेडिएंट एनर्जी इमिट हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है किसी भी बॉडी में, कोई भी बॉडी रेडिएंट एनर्जी को इमिट कर रही या फिर एब्जॉर्ब कर रही, वो नॉट कॉन्टिन्यूसली। प्लैंक्स ने क्या कहा कि जो रेडिएंट एनर्जी है वो इमिट हो रही या एब्जॉर्ब हो रही किसी भी बॉडी के थ्रू, वो कॉन्टिन्यूसली नहीं हो रही है बल्कि डिसकॉन्टिन्यूसली हो रही है। बट डिसकॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। मतलब प्लैंक्स ने ये कहा कि कोई भी बॉडी है वो रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है या फिर इमिट कर रही है। ठीक है। वो किस फॉर्म में कर रही है, पैकेट्स के फॉर्म में कर रही है, डिसकॉन्टिन्यूसली। कॉन्टिन्यूस नहीं, डिसकॉन्टिन्यूसली ये क्या हो रहा है, एक पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी जो होती है, रेडिएंट एनर्जी, वो एब्जॉर्ब करता है कोई भी आइडियल बॉडी या फिर उसे क्या करता है, इमिट भी करता है। किस फॉर्म में, डिसकॉन्टिन्यूसली फॉर्म में। इन्हीं पैकेट्स को क्या कहा उन्होंने, एनर्जी पैकेट्स को, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या कहा इन्होंने, क्वांटा कहा। क्वांटा टर्म यूज किया था, या इन्हें फोटॉन्स भी कहा जाता है। तो इन्होंने इसका नाम क्या दिया था, क्वांटा या फिर फोटॉन्स। इन्हें क्या कहा गया, क्वांटा या फिर फोटॉन्स कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बताया, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। इन्होंने ये बताया कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन, जो क्वांटम ऑफ रेडिएशन है उससे एसोसिएटेड जो भी एनर्जी है, वो एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ई इक्वल टू क्या है, ई इक्वल टू अगर हम करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, दैट इज़ एच न्यू। ठीक है। आप क्या देख रहे हो, एनर्जी है जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम बोलते हैं
प्लैंक कांस्टेंट, इसका नाम दिया गया प्लैंक कांस्टेंट। एक्चुअली प्लैंक ने इसे बताया था इस इक्वेशन को, इसलिए यहाँ पे इस h को, इस कांस्टेंट को, ठीक है, क्या बोला गया, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, h वेयर h इज द कांस्टेंट नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू 6.625 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड। मतलब h की जो वैल्यू है, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट h की वैल्यू जो है वो कितनी रखी गई, 6.625, ये मेजर गया, इंटू 10⁻, अरे तो इस तरीके से E इक्वल टू एच न्यू ये इक्वेशन बना। इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, प्लैंक्स इक्वेशन। ठीक है, प्लैंक्स इक्वेशन, जहाँ पे h की वैल्यू कितनी बताई गई, 6.625 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड, सॉरी जूल सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या बताया गया, प्लैंक ने क्या कहा कि ए बॉडी कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन टर्म्स ऑफ द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ क्वांटम। मतलब प्लैंक ने क्या कहा कि कोई भी बॉडी है वो जो भी एनर्जी इमिट कर रही है या एब्जॉर्ब कर रही है वो किस फॉर्म में कर रही है, इन द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ क्वांटम। मतलब वो एक क्वांटम के फॉर्म में, 1 क्वांटम, 2 क्वांटम, 3 क्वांटम, 4 क्वांटम, इस तरीके से एक इंटीग्रल मल्टीपल्स के फॉर्म में। मतलब जो एनर्जी है वो एक मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल्स के फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि 1/2 क्वांटा या 1/2 या फिर 3/4, इस तरीके से फ्रैक्शंस में ऐसा नहीं होता है कि फ्रैक्शन में वो एनर्जी इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है किसी भी बॉडी से, ऐसा नहीं है। मतलब उन्होंने ये कहा, प्लैंक ने कहा कि जो भी एनर्जी इमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है किसी बॉडी से, वो किस फॉर्म में हो रही है, इंटीग्रल मल्टीपल्स के फॉर्म में। इन्होंने एक इक्वेशन भी दिया, इसी E इक्वल टू एच न्यू को इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई भी बॉडी एनर्जी इमिट कर रही है या एब्जॉर्ब कर रही है इंटीग्रल मल्टीपल्स के फॉर्म में, तो वहाँ पे दिस इक्वेशन कैन बी रिटेन एज E इक्वल टू NH न्यू, इक्वल टू NH न्यू। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वल टू H न्यू, वेयर n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, एक्सेट्रा। मतलब फ्रैक्शंस में नहीं होगा। मतलब जो कोई भी बॉडी है, जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, अब ये बॉडी जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगी, H म्यू या फिर 2H म्यू या फिर 3H म्यू या फिर 4H म्यू, इस तरीके से। या फिर ये जो बॉडी है ये अगर एनर्जी इमिट करेगी, अगर ये एनर्जी इमिट कर रही है तो एनर्जी का इमिशन भी इसी फॉर्म में होगा, H म्यू के फॉर्म में, 2H म्यू के फॉर्म में, या फिर 3H म्यू के फॉर्म में, या फिर 4H म्यू के फॉर्म में, इस तरीके से। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी था, प्लैंक्स ने इन सारी चीज़ों को बताया था। ठीक है, अब इसके बाद पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए मतलब जो ब्लैक बॉडी फिनोमिना है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो एक फिनोमिना है, इस फिनोमिना के थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो पार्टिकल नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वेव थियरी ऑफ रेडिएशन कैन नॉट एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ये पहले ही मैंने बता दिया है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है, देखो, एन आइडियल ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर। मतलब कोई भी एक आइडियल ब्लैक बॉडी जो होती है वो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है हीट का। ठीक है, वो क्या करता है, एनर्जी को परफेक्टली एब्जॉर्ब भी करता है एंड परफेक्ट इमिटर ऑफ रेडिएशन। मतलब ये जो रेडिएशंस होता है, मतलब कोई भी आइडियल ब्लैक बॉडी जो होती है वो बहुत ही आसानी से, मतलब वो बहुत ही परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट इमिटर होता है रेडिएशन का। व्हेन सच अ बॉडी इज़ हीटेड, जब इस तरह की बॉडी को हीट किया जाता है तो इट बिकम्स रेड हॉट। ये क्या होता है, रेड हॉट हो जाता है। इन अदर वर्ड्स अगर इसको आप समझो तो
it emits red color light. As the temperature is further increased, the color of the radiation emitted changes from red to yellow to white and finally to purple as the temperature becomes very high. This implies that wavelength of radiation emitted by black body decreases with increase in temperature. This implies that wavelength of radiation, जो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिट हो रही है बाय ब्लैक बॉडी, कोई भी ब्लैक बॉडी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, दिस इज़ अ ब्लैक बॉडी। ये ब्लैक बॉडी क्या कर रही है, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही है, फिर उसके बाद ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को क्या कर रही है, इमिट भी कर रही है। ठीक है, ये डायग्रामेटिकली यहाँ पे शो किया गया है, इसको आप देख सकते हो। इसमें ये बताया जा रहा है कि वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, किसी भी ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन जो इमिट हो रही है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करें तो आपको एक इक्वेशन बताया गया था इससे पहले, लैम्डा इक्वल टू सी अपान म्यू। ठीक है, दिस इज़ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। मतलब अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे वेवलेंथ का टेम्परेचर के साथ अगर कोरिलेट करेंगे तो अभी आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप समझ जाओगे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है तो किसी भी ब्लैक बॉडी, कोई भी ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन इमिट कर रही है, जिस भी रेडिएशन जिस भी वेवलेंथ की है, किसी भी वेवलेंथ की है, ठीक है, वो वेवलेंथ मतलब क्या हो सकता है, जैसे विबग्योर 400 नैनोमीटर से क्या होता है, रेंज इसका 700 नैनोमीटर होता है। तो 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक की जो भी वेवलेंथ की लाइट होगी, ठीक है, वो जो भी वेवलेंथ का रेडिएशन होगा वो इमिट जो करेगा ब्लैक बॉडी से, वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन जो होगी, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, एक चीज़ और, इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को अगर हम देखें तो एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हो। जैसे जब किसी आयरन रॉड को हीट किया जाता है फर्नेस में तो इट फर्स्ट टर्न टू डल, पहले वो धीरे धीरे क्या होता है, डल रेड में कन्वर्ट होता है एंड देन प्रोग्रेसिवली बिकम्स मोर एंड मोर रेड। बाद में वो देखोगे धीरे धीरे क्या होता है, और भी ज़्यादा रेड होने लगता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं, मतलब उसको हम फर्नेस के अंदर जब जैसे जैसे हीट करेंगे, ठीक है, तो जो आपका आयरन रॉड होगा वो क्या होगा, उसका कलर भी क्या करेगा, धीरे धीरे वेरी करेगा। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिस भी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट हमारी आइज़ पे पड़ता है, जो भी वेवलेंथ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट हमारी आई क्या कैप्चर करती है, उसी टाइप का हमें कलर शो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एट दिस जब हीट करते जाते हैं हम, तो आप देखोगे कि रेडिएशन इमिट होता जाएगा। रेडिएशन क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा, फिर बाद में आफ्टर सम टाइम क्या होगा, रेडिएशन इमिट करता जाएगा एंड वाइट बिकम्स वाइट होगा कलर, उसके बाद देन बिकम्स ब्लू, उसके बाद देखोगे तो ये ब्लू हो जाएगा एज द टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई। बहुत हाई टेम्परेचर पे आप देखोगे धीरे धीरे वाइट से क्या हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो रेडिएशन इमिट होगी बॉडी से हाई टेम्परेचर पे, वो धीरे धीरे कलर भी क्या होगा, अलग अलग होता जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करें, इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इट मीन्स दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन गोज फ्रॉम अ लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी। मतलब जब हीट दिया जाता है, जब टेम्परेचर दिया जाता है, तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पहले क्या होती है, कम होती है, मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ क्या होता है, इन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ठीक, फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर हम किसी भी, देखो, अगर जब हम किसी भी जैसे हम रॉड को, ठीक है, आयरन रॉड को हीट करेंगे तो होगा क्या, जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा रॉड का, आयरन रॉड का, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ेगी। मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगी,
ठीक है, इट मीन्स दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन गोज फ्रॉम अ लोअर फ्रीक्वेंसी टू अ हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एज द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो द रेड कलर, मतलब रेड कलर लाइज इन द लोअर फ्रीक्वेंसी। आप जब हीट करते हो तो देखते हो पहले क्या होता है, रेड कलर में कन्वर्ट होता है, रेड हॉट। तो रेड कलर जो आता है वो, इसका मतलब जो रेड कलर होता है वो किस में लाइज करता है, लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन में। फिर बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर, आप देखोगे तो रेड कलर से ये ब्लू कलर में दिखाई देने लगता है जब रेड आयरन रॉड को हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे। तो आफ्टर हाई टेम्परेचर पे, बहुत एट हाई टेम्परेचर पे आप देखोगे रेड कलर जो होता है वो किस में कन्वर्ट होने लगता है, आपका ब्लू कलर में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हो कि ब्लू कलर जो होता है वो किस रीजन में किस में हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में बिलोंग करेगा। मतलब आपका जो भी ब्लू कलर लाइट है वो आपके हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई आइडियल बॉडी होता है, ठीक है, जब भी कोई आइडियल बॉडी विच इमिट्स एंड एब्जॉर्ब रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, जब भी कोई आइडियल बॉडी किसी भी तरह की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की लाइट को जब एब्जॉर्ब करता है या इमिट करता है तो उस बॉडी को ब्लैक बॉडी कहा जाता है। एंड द रेडिएशन इमिटेड बाय सच अ बॉडी, ये जो रेडिएशन है जो इमिट हो रही है इस तरह की बॉडी से, उसे क्या कहा जाता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। द आइडियल बॉडी विच इमिट्स and absorbs radiations of all frequencies is called a black body, and the radiation emitted by such a body is called black body radiation, ठीक है। तो देखो बच्चों, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर हम देखें तो आपके स्क्रीन पे ये एक आपका ग्राफ है। इस ग्राफ में अगर देखो तो यहाँ पे इंटेंसिटी और वेवलेंथ में ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो मान लो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान लो ये T1 टेम्परेचर है, तो T1 टेम्परेचर मान लो पर्टिकुलर टेम्परेचर, हमने फर्स्ट टेम्परेचर मान लो कुछ इंक्रीज़ किया, तो पर्टिकुलर T1 टेम्परेचर पे हमने क्या देखा कि ये जो इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। एक हाईएस्ट पीक पे जहाँ पे हमें कलर शो होगा, इसी पीक पे हाईएस्ट पीक जहाँ पे मिलती है वहीं हमारी आई जो होती है उस तरह की वेवलेंथ ऑफ लाइट को कैप्चर करके उस तरह का कलर शो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ, इंटेंसिटी और आपका वेवलेंथ में क्या रिलेशनशिप दिखाया गया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाया गया है। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि इंटेंसिटी जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे क्या हो रही है, इंटेंसिटी आपकी डिक्रीज करती जा रही है, ठीक है। फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T2 पे अगर हम देखें तो T2 टेम्परेचर पे क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे हाईएस्ट पीक है, इसी पीक पे हमें कलर अब एब्जॉर्ब करेगा हमारी आइस, ठीक है। तो इसी तरीके का कलर, जो भी कलर होगा, जिस भी वेवलेंथ की लाइट का कलर एब्जॉर्ब होगा हमारी आइस को, उस तरीके की कलर दिखाई देगी, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया कि जब आयरन रॉड को हीट किया जाता है फर्नेस में तो आप देखते हो पहले डल रेड दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे उसका कलर देखते हो आप चेंज होने लगता है। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं येलो से फिर धीरे धीरे क्या होता है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसका कलर चेंज होता रहता है विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, T2 टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर टाइम पे इंटेंसिटी काफ़ी हाई है, लेकिन फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम आप देखोगे इंटेंसिटी का जो ग्राफ वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब डिक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया जा रहा है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हम कर रहे हैं एज ए गिवन टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इंक्रीजेज विथ डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या हो रहा है, वेवलेंथ के डिक्रीज करने के साथ साथ जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है वो इंक्रीज कर रहा है। मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और जो है वो वेवलेंथ की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब ये जो पर्टिकुलर T1 टेम्परेचर है, T1 टेम्परेचर पे आपने क्या देखा कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो इमिट हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे इंक्रीज हो रही है और विद द डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ,
जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है। अब इट रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू एट अ गिवन वेवलेंथ एंड देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विथ फर्दर डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ। फिर आफ्टर सम टाइम ये देखोगे जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होगा वैसे वैसे जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ गिवन वेवलेंथ है ये क्या होता है, एंड देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है विथ फर्दर डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ। ठीक है। तो अगर इसी तरीके से हम टेम्परेचर T3 की बात करें तो टेम्परेचर T3 पे आप देखोगे तो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर्टिकुलर टाइम पे इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी विथ डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएं, T1 क्या है, कम टेम्परेचर है, T2 और हाई टेम्परेचर है, T3 क्या है आपका, और अभी हाई टेम्परेचर है। तो इस तरीके से आप देखोगे जो T2 है दिस इज़ हायर टेम्परेचर, जैसे T3 है तो T3 इज़ हायर देन T2 एंड देन T1। ठीक है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है। क्या होगी, फ्रीक्वेंसी जो होगी वो डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप अपने बुक में बना लेंगे बच्चों। ठीक है। तो नेक्स्ट जो फिनोमिना है दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की हम बात करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है ये। ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।